नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली सल्तनत के उन महत्वपूर्ण पहलुओं पर जिनसे जुड़े तथ्यों को जानकर आप अपनी परीक्षाओं में बेहतर अंक हासिल कर सकते हैं और अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। हम सल्तनत कालीन व्यापार वाणिज्य पर बात करेंगे, इनकी राजस्व व्यवस्था पर बात करेंगे और हम सल्तनत काल के जो आयात निर्यात है या फिर बहुत सारे वे प्रश्न जो सल्तनत के आर्थिक विकास से जुड़े हैं, चाहे वो कृषि हो या फिर कुछ और हो, जहाँ पर से अक्सर प्रश्न बनते हैं, उन टॉपिक को हम देखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप दिल्ली सल्तनत को न जानें तो फिर ये बहुत ही अधूरा होगा कि मैं आपको सिर्फ ये बताकर निकल जाऊं कि भूमि व्यवस्था क्या थी या फिर यहाँ पर कर किस प्रकार से लग रहे थे। आपको ये बताना मेरा पहला दायित्व होता है कि दिल्ली सल्तनत आखिर किस चिड़िया का नाम था। दोस्तों, प्राचीन काल में भारत को सोने की चिड़िया यूं ही नहीं कहा जाता। हमारे ऊपर कई बार आक्रमण हुए। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम का पहला मुस्लिम आक्रमण हुआ। उसके बाद बहुत सारे लगातार आक्रमण होते रहे। गजनबी आया, गौरी आया, बहुत सारे आक्रांता आते रहे, लेकिन उसके बावजूद भारत की समृद्धता में कमी नहीं रही। यही कारण है कि डॉक्टर आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव जैसे इतिहासकार ये मानते हैं कि इस प्रकार की घटनाएं और बार बार के आक्रमण इस ओर इशारा करते हैं कि इतनी लूटमार होने के बाद भी जो नज़रें थी इन गिद्धों की या फिर इन आक्रांताओं की, वो भारत की समृद्धता पर ही टिकी हुई थी। दोस्तों, यहाँ पर दिल्ली सल्तनत की बात कर लेते हैं। 1191 में तराइन के पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान, जो कि दिल्ली के चौहान वंशीय शासक थे जिन्हें राय पिथौरा भी कहा जाता है, उन्होंने मोहम्मद गौरी को बुरी तरह पराजित किया। हालांकि मालूम नहीं है या फिर इतिहासकार में कुछ इस तरह से बताया जाता है कि पृथ्वीराज चौहान ने अपने शत्रुओं को पीठ पर वार करना सही नहीं समझा और उन्होंने उसे भाग जाने दिया। इसलिए कहते हैं कि गौरी भाग गया, लेकिन गौरी ने अपनी हार से सबक लिया और अपने आप को और मजबूत किया और अगले ही वर्ष 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया और फिर 1194 में उसने जयचंद को भी पराजित कर दिया। दोस्तों, यहाँ पर जयचंद और जो पृथ्वीराज चौहान थे, ये एक दूसरे के रिश्तेदार थे और कजन ब्रदर्स थे। शायद जो चौहान पृथ्वीराज चौहान था, वो उसके मामा का लड़का था जयचंद, कुछ इस तरह से थे। लेकिन हालांकि दोनों भाई थे, कजन ब्रदर्स थे। और कहते हैं कि जब भी हम किसी बुरे व्यक्ति की बात करते हैं या फिर हम जब भी ये कहते हैं कि किसी ने हमें धोखा दिया, तो हम ये कहते हैं कि तुम जयचंद हो। तो यहाँ पर ये कहना बहुत ही ज़्यादा गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर जब आपके पास में एक स्पष्ट इतिहास की जानकारी नहीं होती है तो आपके पास ऐसी ही गलत इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है। जब आप जो चंद्रवादाई के पृथ्वीराज रासो है उसको आप ऐतिहासिक ग्रंथ मान लेते हैं और प्रामाणिक ग्रंथ मान लेते हैं, जब आप राजपूत परंपराओं की शान माने जाने वाले पृथ्वीराज चौहान की हर बात को सच मान लेते हैं, तो आप बहुत सारी गलत चीज़ों में फंस जाते हैं। दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान जो थे वो एक प्रकार से रसीले राजा हम कह सकते हैं। उनके 12-13 विवाह हुए थे और उनका दिल आ गया था संयोगिता पर, जो थी जयचंद की पुत्री। यहाँ पर जयचंद नहीं चाहते थे कि वे पृथ्वीराज चौहान के साथ में किसी भी प्रकार के पारिवारिक संबंध स्थापित करें, क्योंकि उनकी अपनी मर्जी रही होगी। लेकिन यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता का अलग ही मैटर चल रहा था, तो जयचंद ने सोचा कि इसे मैं मज़ा चखाता हूँ और उन्होंने यहाँ पर स्वयंवर किया संयोगिता का और पृथ्वीराज चौहान का एक पुतला खड़ा कर दिया दरबार के बाहर। इससे पृथ्वीराज चौहान की बेइज्जती हुई और फिर जाकर जो संयोगिता थी उन्होंने उसी मूर्ति पर माला डाल दिया और फिर भेष बदल कर आए चौहान ने संयोगिता को लेकर फुर हो गया। तो यहाँ पर पहले से ही पृथ्वीराज चौहान ने अपने पड़ोसी राज्यों के साथ में और अपने जो अच्छे संबंधी थे उनके साथ में रिश्ते खराब कर दिए थे। इसका परिणाम ये हुआ कि जब 1191-92 में तराइन के 2 युद्ध हुए, तो जो जयचंद उत्तर भारत के शक्तिशाली शासकों में से एक था, अगर वो पृथ्वीराज चौहान की सहायता करता तो हो सकता था कि भारत का इतिहास कुछ और होता और गौरी कभी जीत नहीं पाता। लेकिन यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान की गलत विदेश नीति और उसकी अलग अलग प्रकार की लालसाओं ने
उसे कमज़ोर कर दिया। इसके बाद का इतिहास भी कुछ और है, लेकिन वो हमें चौहान वंश में समझना है, दिल्ली सल्तनत में नहीं। तो मोहम्मद गौरी 1192 में पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर देता है और फिर उसके बाद में वो चला जाता है वापस और भारत में नियुक्त कर देता है कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि उसका गुलाम होता है, उसे प्रशासक नियुक्त कर देता है। जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु होती है तो जिन क्षेत्रों में वह प्रशासक नियुक्त करता है वे प्रशासक ही उन क्षेत्रों के शासक बन जाते हैं। तो इस तरह 1206 में दिल्ली सल्तनत में पहले वंश जो गुलाम वंश है, जिसे ममलुक वंश भी कहा जाता है, उसकी नींव कुतुबुद्दीन ऐबक रखता है। उसके बाद में आराम शाह, फिर इल्तुतमिश, फिर रजिया सुल्तान, फिर बलबन जैसे शासक आते हैं और फिर इनके बाद में खिलजी वंश आता है और खिलजी वंश के बाद में तुगलक वंश आता है, फिर सैयद वंश आता है, फिर लोधी वंश आता है। इस तरह से कुल मिलाकर दिल्ली सल्तनत में 5 वंश रहते हैं जो कि 1206 से लेकर 1526 तक शासन करते हैं। 1526 में जब लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी, जो कि 1517 से 1526 ईस्वी तक शासन करता है, फरगना का शासक बाबर यहाँ पर आक्रमण करने आता है और आई थिंक जुलाई 21 जुलाई है, ऐसी कोई डेट होगी जुलाई की। 1526 में बाबर इब्राहिम लोदी को पानीपत के पहले युद्ध में पराजित कर देता है और मुग़ल साम्राज्य की नींव रख देता है। तो इस तरह से ये दिल्ली सल्तनत का इतिहास थोड़ा सा हमने ब्रीफ में मिर्च मसाला लगाकर समझने की कोशिश की और इन्हीं 5 वंशों और बहुत महत्वपूर्ण शासकों के बारे में हमें समझना है कि इनके आर्थिक प्रयास क्या रहे जिन्होंने दिल्ली सल्तनत में अपना योगदान दिया। तो यहाँ पर देखिए सल्तनत कालीन आर्थिक जीवन, इकोनॉमिक लाइफ ऑफ सल्तनत पीरियड। यहाँ पर हम सबसे पहले कृषि को देखते हैं। दोस्तों, कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था में हमेशा से ही मुख्य आधार रही है। आज भी आप देखें तो भारत की लगभग आधी से ज़्यादा आबादी ग्रामीणों में गाँवों में निवास करती है और भारत की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा जो परसेंटेज है वो आज भी कृषि से ही आता है। दोस्तों, हम बात करें जो वैदिक काल है उसे छोड़कर भारत के हर काल में जो अर्थव्यवस्था का मुख्य साधन रही है वो कृषि रही है। ऋग्वैदिक काल की बात करें तो यहाँ पर गायों का बहुत ज़्यादा महत्व था और गायों से जुड़ी बहुत सारी परंपराएं प्रचलित थी, जिसके चलते पशुपालन एक महत्वपूर्ण आधार बन गया था। इसके बाद में हमेशा से ही जो कृषि रही है वो मुख्य आधार रही है। इसके बाद में हम देखें, इस काल में भी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि थी और बहुत सारी वस्तुओं को, कृषि संबंधित वस्तुओं को विदेशों में निर्यात किया जाता था और रुई, गन्ना, तिलहन, अफीम, गेहूं, चावल आदि का बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता था और देश के विभिन्न भागों से फलों का उत्पादन यहाँ पर किया जाता था। साथ ही साथ यहाँ पर जो फिरोज शाह तुगलक थे, उन्होंने कृषि के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा कार्य किए थे। उन्होंने बहुत सारे फलदार बाग लगवाए थे जिनसे राजस्व का बड़ा हिस्सा प्राप्त होता था। बर्नी लिखता है कि भारत के अधिकांश भागों में भूमि का प्राकृतिक उर्वरापन, पर्याप्त वर्षा तथा पहले से चली आ रही सिंचाई की सुविधाओं के कारण कृषि उत्पादन आत्मनिर्भरता के स्तर पर पहुंचा था। दिल्ली के सुल्तानों ने कृषि उन्नति के लिए सिंचाई की सुविधाओं में भी वृद्धि की थी। यहाँ पर बर्नी की इस बात को आप कोट कर सकते हैं तो आपका उत्तर और बेहतर और प्रामाणिक लगेगा, इसलिए इस कोटेशन को आपको ध्यान में रख लेना है। अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पर भूमि की नाप करवाता है। इससे यह जानकारी पता तो चलती है कि भूमि की पैमाइश क्या है या फिर भूमि पर किस प्रकार की फसल हमें उगानी चाहिए। और जो अलाउद्दीन खिलजी है, इसकी बाज़ार व्यवस्था आपको मुख्य रूप से याद रखनी है। अगर दिल्ली सल्तनत का पूरा इतिहास आपके पेपर में पूछा है और अलाउद्दीन खिलजी की बाज़ार व्यवस्था या फिर अलाउद्दीन खिलजी भी आपके टॉपिक में है तो प्लीज़ आपको अलाउद्दीन खिलजी की बाज़ार व्यवस्था को याद में रखना है, क्योंकि अक्सर पूछे जाने वाला प्रश्न अलाउद्दीन खिलजी से अगर कोई प्रश्न बनता है तो एक तो ये बनता है कि उसके विजय अभियान को समझाइए और दूसरा ये बनता है कि अलाउद्दीन खिलजी की बाज़ार व्यवस्था बताइए। इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी की बाज़ार व्यवस्था के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद में जो
हम देखते हैं जो अगला शासक रहता है मोहम्मद बिन तुगलक, तुगलक वंश का। तो ये जो रहता है ये कृषि के क्षेत्र में बहुत सारे काम करवाता है और इसकी 5-6 जो प्रमुख योजनाएं रहती हैं उनमें से एक ये भी रहती है कि ये कृषि के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार करवाए। हालांकि इसकी असफल हो जाती है योजनाएं, लेकिन ये बताता है कि कहीं ना कहीं इस समय शासकों का ध्यान कृषि और किसानों की ओर तो था। यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक एक कृषि विभाग की स्थापना करवाता है जिसे दीवाने को ही कहा जाता है। और इसके अलावा वह क्या करता है, तो जो बंजर भूमि है उन्हें खेती योग्य बनाने के लिए कार्य करवाता है और 60 वर्ग मील का क्षेत्र चुनता है जिस पर लगभग 2 वर्ष में 70 लाख रुपए खर्च वो करवाता है ताकि उस क्षेत्र को खेती योग्य बनवा ले। यद्यपि उसकी यह योजना असफल हो जाती है, लेकिन फिर भी ये एक बहुत बड़ी बात है कि उस समय पर कोई शासक ऐसा सोच पा रहा था किसानों के लिए। और यह तकावी नाम से किसानों के लिए एक ऋण भी जारी करता है ताकि उन्हें कृषि से संबंधित चीज़ें खरीदने में ज़्यादा समस्या न उठानी पड़े। दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक सिंचाई का बेहद प्रबंध करवाते हैं और 5 नहरों का निर्माण करवाते हैं, साथ ही 150 से ज़्यादा कुएं खुदवाते हैं। यहाँ पर अगर आपको पांचों नहर के नाम भी याद ना हो तो कोई बात नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको एक नहर तो याद रख लेनी है ताकि आप बता सकें और एग्जामिनर को लग सके कि आपको कुछ मालूम तो है। तो पहली नहर आप कर सकते हैं क्योंकि ये थोड़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो नहर यमुना का पानी हिसार तक ले जाती थी और ये 250 किलोमीटर लंबी थी। दोस्तों, दूसरी नहर सतलज से घग्गर तक जाती थी। तीसरी नहर मांडवी से सिरमौर की पहाड़ियों से हांसी तक जाती थी और चौथी नहर घग्गर से फिरोजाबाद तक जाती थी। पांचवी नहर यमुना से फिरोजाबाद थी और नहरों के निरीक्षण के लिए यहाँ पर सुल्तान ने कुशल इंजीनियर नियुक्त कर दिए थे। अब इसके बाद में आप बहुत जो उद्योग धंधे या दस्तकारियाँ हैं, जो कुटीर उद्योग है, लघु उद्योग है, उनके बारे में समझिए। तो यहाँ पर किसी भी समय में जो उद्योग धंधे होते हैं, जो छोटे छोटे कारखाने होते हैं जिन्हें हम MSME कहते हैं, MSME सेक्टर कहते हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है किसी भी समय की अर्थव्यवस्था में। तो दिल्ली के समय में भी ये प्रमुख साधन हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कपड़े बुनने वाले उद्योग, धातु कागज़ या फिर पत्थर ईंट बनाने वाले उद्योग और हथियार बनाने वाले उद्योग, शराब व पीतल धातुओं से यंत्र बनाने वाले, कुशल कारीगरी करने वाले उद्योग। तो बहुत सारे ऐसे छोटे बड़े उद्योग थे जो अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे और कपड़ों के उत्पादन के लिए बंगाल और गुजरात इस समय पर बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे। तो यहाँ पर उद्योग धंधे और दस्तकारियों को आप देख सकते हैं। कुछ पॉइंट्स आपको हाईलाइट करने हैं, जैसे इस समय पर रंगाई वस्त्रों की छपाई, शक्कर, धातु, कागज, पत्थर, ईंट, पच्चीकारी, कलई जैसे उद्योग धंधे अधिक प्रचलित थे। तो इन्हें आप एक नोट्स में लिख लीजिएगा। एक पैरा आपको मन से लिखना है कि ऐसा था वैसा था, और ब्लैक पेन से हाईलाइट करके आपको लिख देना है कि ये धंधे यहाँ पर चल रहे थे। तो आपका उत्तर बहुत ज़्यादा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में हम व्यापार को देखते हैं। तो व्यापार पूछे या फिर दिल्ली सल्तनत के काल में आयात निर्यात पूछे, दोनों एक ही बात है, क्योंकि आयात मतलब इम्पोर्ट करना, विदेश से चीज़ें बुलवाना, और एक्सपोर्ट मतलब कि निर्यात चीज़ें विदेश भेजना। तो ये आयात निर्यात व्यापार का ही हिस्सा होते हैं। तो इस समय पर सूती तथा रेशमी वस्त्र, कृषि उपज, नील, अफीम तथा जस्ता आदि वस्तुएं विदेशों से घनिष्ठ व्यापारिक विदेशों को भेजी जाती थी और घोड़े, खच्चर तथा राज परिवारों तथा सामंतों के विलास की वस्तुएं विदेशों से मंगाई जाती थी। भारत का चीन, मलाया द्वीप समूह तथा प्रशांत महासागर के अन्य देशों के साथ विदेशी व्यापार होता था। और साथ ही साथ ये जो व्यापार था ये समुद्रिक मार्गों से होता था। और वहीं अगर हम स्थल मार्गों की बात करें, भूमि मार्ग की बात करें, तो जो उत्तर में कुछ देश स्थित है, जैसे भूटान हुआ, नेपाल हुआ, तिब्बत हुआ, अफ़गानिस्तान, फिर इधर ईरान और मध्य एशिया से होते हुए यूरोप तक में भारत का व्यापार स्थल मार्ग से होता था। दोस्तों, आपको ये आश्चर्य की बात लगेगी कि जो इस समय पर भारत का व्यापार था या फिर इससे पहले से चले आ रहा जो व्यापार था,
उसको कहीं न कहीं एक प्रकार से यूरोप का व्यापार को प्रभावित करने का काम करता था भारतीय व्यापार। क्योंकि यूरोप जो है वो बहुत ही ठंडा क्षेत्र है और लगभग हर समय ठंडा रहता है। इसलिए उन्हें मटन या फिर चिकन मीट पर उन्हें निर्भर रहना पड़ता है और गर्म कपड़ों की उन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो मीट को लगातार ठीक रखने के लिए मसालों की ज़रूरत रहती है और भारत मसालों के लिए प्रसिद्ध है और भारत से मसाले यहाँ पर जाया करते थे और गर्म कपड़े भी यहाँ पर से जाते थे। लेकिन जब 1453 में कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो जाता है। कुस्तुनतुनिया क्या है, तो आपने अगर मैप में तुर्की देखा होगा, जिसे तुर्कीय या तुर्की भी कहते हैं। आपने कभी टर्किश ड्रामा हयात देखा होगा तो बहुत अच्छी बात है, वरना देखना। हयात नाम का एक ड्रामा है तुर्की का, बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर से तुर्की की बात करें तो एक छोटा सा हिस्सा जो आधा तुर्की यूरोप में है और आधा एशिया में है। तो एक छोटी सी चोंच जैसी दिखती है उसके वेस्ट में, पश्चिम में। तो वो जो चोंच है ना, उसको कुस्तुनतुनिया कहते हैं और वो चोंच यूरोप और एशिया को जोड़ती है। उसके अलावा कोई स्थल मार्ग नहीं है जो एशिया और यूरोप को जोड़े, क्योंकि फिर यूराल पर्वत आ जाता है और फिर परेशानियाँ खड़ी हो जाती है और फिर नीचे से समुद्र मार्ग ही बसता है। तो यहाँ पर जो इस एकमात्र स्थल मार्ग था, वहाँ पर जब 1453 में कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का आक्रमण हो जाता है और वे अधिकार कर लेते हैं, तो वे भारत और यूरोप के व्यापार को बंद कर देते हैं। इससे क्या होता है कि यूरोप को मसाले और गर्म कपड़े मिलना बंद हो जाते हैं और उनकी बैंड बज जाती है और फिर वो समुद्र मार्ग से की खोज शुरू करते हैं। और इस समय पर उनके यहाँ पर यही कारण है कि जब कुस्तुनतुनिया का पतन होता है तो कुस्तुनतुनिया पर जो सभ्य लोग रहते हैं इटली में जाकर बसते हैं, जर्मनी में जाकर बसते हैं और इसी पतन के बाद यूरोप में पुनर्जागरण की शुरुआत होती है और पुनर्जागरण से ही फिर नवीन मार्गों की खोज होती है और फिर बार्थोलम्बूडियोस आता है। फिर अलग अलग नाविक निकलते हैं, कोलंबस निकलता है, फिर 1498 में पहुंचता है वास्को डी गामा भारत और भारत की खोज करता है। इस प्रकार पुर्तगाली सबसे पहले भारत आते हैं। तो इतिहास में कहीं ना कहीं एक घटना दूसरी समकालीन घटना को प्रभावित करती है। तो यहाँ पर इस समय का जो दिल्ली सल्तनत का समृद्ध व्यापार था, कहीं ना कहीं वो यूरोप को सुकून दे रहा था। इसलिए आप इतिहास को इस तरह से पढ़ें ताकि आप चीज़ों को रिलेट कर पाएँ और एक घटना से दूसरी घटना आपको खुद ब खुद समझ में आ जाए। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो इतिहास में आपको ज़्यादा समस्याएं नहीं देखने को मिलेंगी। इसके बाद में आर्थिक विषमता। तो आर्थिक विषमता स्वाभाविक सी बात है कि जो हिंदू राजा सामंत बड़े व्यापारी भी धनी थे और यहाँ पर मुस्लिमों की भी थोड़ी बहुत कह सकते हैं कि जो सामान्य मुस्लिम जनता थी उनकी हालत भी ज़्यादा कुछ ठीक नहीं थी। यहाँ पर जो व्यक्ति सरकार या फिर सरकारी पदों में था, प्रशासनिक पदों में था, सैनिक था, मंत्री था, उनकी स्थिति तो बहुत बेहतर थी। लेकिन जो सामान्य था, कृषक था, मजदूर था, उनकी ज़िंदगी बहुत बदतर थी और उनके ऊपर कर का भी बहुत ज़्यादा बोझ था। यहाँ पर अगर आपको कुछ भी खरीदना हो तो हर प्रकार की चीज़ आपको मिल जाती थी। जैसे आज के दौर में अगर हम बात करें तो आप हर चीज़ ऑनलाइन खरीद सकते हैं, जो चाहे आप खरीद सकते हैं। ठीक ऐसे ही अगर आपके पास में टंका है, अगर आपके पास में जीतल है, आपके पास में पैसे हैं, तो आप कुछ भी खरीद सकते थे। आप यहाँ पर स्त्री पुरुष बच्चे जानवर सामान कुछ भी आप खरीद सकते थे। तो ये जो लिस्ट आपको मैं दिखा रहा हूँ ये सिर्फ ऐसे ही आपको समझाने के लिए है। अगर आपको कुछ याद हो जाए तो आप लिख सकते हैं। और उदाहरण के लिए कुछ ऐसे प्राइजेस थे, इस तरह से आप अपने आंसर शीट में लिख सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपको ये सब कुछ याद करना है। इसके बाद में देखिए, जो फिरोज शाह तुगलक थे उनके समय में अनाज 8 से 10 जीतल प्रति सेर बिक गया था। यानी कि कह सकते हैं कि कुछ समय पर तो वस्तुएं सस्ती रही थी, लेकिन कुछ समय पर वस्तुएं महंगी हो जाती थी। यहाँ पर मुझे ध्यान आता है जो अलाउद्दीन खिलजी है, उनकी जो बाजार व्यवस्था थी, उन्होंने उसे इतना मजबूत बनाया था कि अगर कोई व्यक्ति, कोई व्यापारी या कोई दुकानदार गलती से भी कुछ ग्राम कम नाप देता सामान में, तो इतने कठोर नियम थे कि उस दुकानदार का उतना मांस काट कर उसका वजन बराबर किया जाएगा सामान का। यानी कि जितना कम वो तौलेगा उतना ही वजन, उतना ही
वजन का उसका शरीर का हिस्सा काट लिया जाएगा। इसीलिए इतनी ज़्यादा कठोर व्यवस्था इन्होंने बाज़ार की ला दी थी और सामान्य मूल्य फिक्स कर दिए थे, जिसके चलते जनता को बहुत ज़्यादा राहत अलाउद्दीन खिलजी के समय पर मिली थी। तो यहाँ पर ये प्रेरणा मिलती है कि हर बुरे आदमी में भी एक अच्छी क्वालिटी हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी बेहद ही क्रूर शासक रहा है इतिहास का, लेकिन उसकी एक अच्छाई जो रही है वो उसकी बाज़ार व्यवस्था थी। तो यहाँ पर दिल्ली के सुल्तानों की आर्थिक नीति में भी उसकी बाज़ार व्यवस्था का जिक्र होता है, जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। और बाज़ार का सबसे बड़ा पदाधिकारी जो था उसे दीवान ए रियासत कहा जाता था। और साथ ही सहान ये मंडी नाम का एक पदाधिकारी इन्होंने बाज़ार में नियुक्त किया था, जो बाज़ार की देखरेख करता था। साथ ही साथ हम यहाँ पर बात करें कि जो मार्को पोलो, इब्न बतूता जैसे विदेशी यात्री हैं, इन्होंने भी इस समय की जो व्यवस्थाएं हैं उनके बारे में बताया है कि इस समय पर किस तरह की व्यवस्थाएं थी दिल्ली सल्तनत पे। तो आप इन इतिहासकारों के बारे में भी लिख सकते हैं। इसके बाद में सल्तनत काल में जो वित्त है या फिर राजस्व है, इसकी बात हम करें तो सल्तनत युग की वित्त नीति सुन्नी विधिज्ञों की हनीफी शाखा के वित्त सिद्धांतों पर आधारित थी। भारत के प्रारंभिक तुर्की सुल्तानों ने गजनबी पूर्वाधिकारियों से यह प्रथा अपना ली थी। दोस्तों, इसके बाद एक दूसरे वीडियो में मैं इस कर व्यवस्था को और बेहतर तरीके से समझाऊंगा, लेकिन यहाँ पर भी हम इसे समझ लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पर शरह में जो राजस्व के मुख्य साधन बताए गए थे जिन पर सुल्तान निर्भर रहते थे, वे थे उच्च, खराज, खम्स, जकात और जजिया। यानी कि यहाँ पर 5 प्रकार के कर देखने को मिलते हैं। उच्च क्या था? तो उच्च वह और इनके अतिरिक्त भी बहुत सारे कर हमें देखने को मिलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए जो फिरोज शाह तुगलक था, उसने बहुत सारे करों को समाप्त कर दिया था। यहाँ पर छोटी छोटी बातों पर भी टैक्स लगने लगा था, इसलिए बहुत सारे कर को फिरोज शाह तुगलक ने समाप्त किया था। लेकिन जो धार्मिक आधार पर, जो मान्यताओं के आधार पर कर लग रहे थे, वे केवल 5 थे। जैसे एक था उच्च, तो उच्च कहाँ लगता था? तो ये भूमि कर था और मुसलमानों पर ये लगता था। और किन मुसलमानों पर ये लगता था? तो वे मुसलमान जिनकी भूमि की सिंचाई प्राकृतिक रूप से होती है, यानी कि बारिश से होती है, नदी तालाब से होती है और कुओं से होती है, लेकिन ऐसे कोई साधन से नहीं होती है जहाँ पर सरकार का इन्वॉल्व हो या फिर सरकार के द्वारा बनाए गए नहर या सरकार के द्वारा बनाए गए तालाब या कुओं से होती हो। तो प्राकृतिक रूप से होने वाली भूमि की सिंचाई जो मुस्लिम व्यक्ति की हो, उस पर उच्च लगता था। और यहाँ 1/10 था, यानी कि 100% में से सिर्फ 10% यह टैक्स लगता था। कराच की भूमि भी कर भूमि थी जो गैर मुसलमानों पर लगती थी। यानी कि हमने बात की यहाँ पर उच्च की, तो उच्च किन पर लगती थी? उन मुसलमानों पर जिनकी भूमि प्राकृतिक रूप से सिंचित होती थी। और फिर खराज किस पर लगता था? तो खराज वह भूमि कर था जो गैर मुसलमानों पर लगता था, चाहे आप हिंदू हो, बौद्ध, सिख, ईसाई। ईसाई तो इस समय पर नहीं थे, बौद्ध, जैन, जो भी हो आप गैर मुस्लिम है तो आप पर खराज लगेगा। यहाँ पर बात करें कि इस्लामी कानून के अनुसार इसकी दर 1/10 से 1/2 तक होती थी। और खम्स उस लूट के धन के 1/5 को कहते थे जो काफिरों के विरुद्ध युद्ध में प्राप्त होता था। काफिर मतलब कि जो गैर मुस्लिम होते हैं उन्हें काफिर कहा जाता है। तो यहाँ पर गैर मुस्लिम, चाहे हिंदू राजा हो चाहे कोई राजा हो, अगर गैर मुस्लिम राजा से अगर ये धन लूट कर लाते हैं, डकैती करते, तो वहाँ पर इन पर जो टैक्स लगेगा वो क्या कहा जाएगा? तो कहा जाएगा खुम्स। तो इस तरह से आपको इन टैक्स के बारे में पता होना चाहिए। और बहुत अच्छा होगा कि अगर आप इन 5 टैक्स को एक के नीचे एक लिख लें और डैश लगाकर ये भी लिख लें कि कौन सा कर कहाँ लगता था। तो इससे आपको चीज़ें बहुत अच्छे से याद हो जाएगी। और उसके बाद में एक डैश लगा के आप परसेंटेज भी लिख लेंगे। तो और अगर ऐसे ही अगर आप एक तालिका अपने एग्ज़ाम में बनाकर आ जाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट हो जाएगा और बहुत अच्छा आपका उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ज़कात है वो धार्मिक कर था जो केवल मुसलमानों से प्राप्त किया जाता था। और संपत्ति का वह भाग जो इससे मुक्त था वह हिसाब कहलाता था। इसकी दर 2.5% थी और इस दर से होने वाले कुछ निश्चित पदों पर मुसलमान
के लाभ के लिए व्यय किया जाता था, जैसे मस्जिदों और कब्रों की मरम्मत, धर्मस्व और धार्मिक लोगों तथा दरिद्रों को दिए जाने वाले भत्ते इत्यादि। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो उच्च था वह उस भूमि पर लगता था जो प्राकृतिक रूप से सिंचित होती थी और मुस्लिम व्यक्ति की थी। खराज खराज गैर मुस्लिमों की भूमि पर लगने वाला कर था। खम्स जो था, खम्स लगता था लूट के धन पर, और ज़कात जो था वो मुसलमानों पर लगने वाला धार्मिक कर था, और जो जजिया कर था वो गैर मुसलमानों पर लगने वाला धार्मिक कर था। तो यहाँ पर आप कर व्यवस्था को देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो जजिया कर था, इसकी शुरुआत 712 ईस्वी में जब मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया था, तो उसने सबसे पहले सिंध प्रांत में इस कर को लगाया था, क्योंकि उसने सिंध क्षेत्र पर आक्रमण किया था। तो उसने इस जजिया कर को लगाया था। हालांकि उसने उस समय पर ब्राह्मणों को इससे मुक्त रखा था। लेकिन आई थिंक अगर मैं सही सोच पा रहा हूँ तो फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत का वो शासक होता है जो ब्राह्मणों पर भी जजिया कर को लगा देता है। हालांकि बाद में फिर जो रहता है अकबर, वो जजिया कर को, तीर्थ यात्रा कर को समाप्त करता है। लेकिन उसके बाद में आने वाले जो शासक होते हैं जहांगीर, औरंगज़ेब इस कर को फिर से चालू कर देता है और बहुत गलत तरीके से इसे लेता है। तो यहाँ पर इतिहास में ये कहना कि सिर्फ हिंदुओं से कर वसूला जाता था, ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो खराज है, जो ज़कात है, इस तरह के कर भी थे जो मुस्लिमों से वसूला जाता था, और जो जजिया था वो गैर मुस्लिमों से वसूला जाता था। हालांकि यहाँ पर पॉइंट की बात ये भी है कि ज़कात का कुछ प्रतिशत मुस्लिमों के विकास के लिए खर्च किया जाता था, जबकि जजिया से मिलने वाले रुपयों में कुछ प्रतिशत भी हिंदुओं या फिर गैर मुस्लिमों पर खर्च नहीं किया जाता था। तो हमने यहाँ पर इनकी कर व्यवस्था समझी, हमने इनकी कृषि व्यवस्था समझी, व्यापार वाणिज्य व्यवस्था समझी, उद्योग व्यवस्था समझी। तो ले लेकर हमने दिल्ली का आर्थिक इतिहास समझने का प्रयास किया है। तो इससे जुड़े बहुत सारे प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं रखते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप उन्हें आसानी से हल कर पाएंगे। न्याय व्यवस्था में न्याय विभाग को दीवान-ए-उज़ा कहा जाता था, और बड़े बड़े नगरों में अमीद-ए-दाद नाम की एक अधिकारी की नियुक्ति की जाती थी, जो एक प्रकार से जिला न्यायाधीश का काम करता था। पुलिस विभाग में जो एसपी होता था उसे कोतवाल कहा जाता था। तो इस तरह से हमने कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें यहाँ पर दिल्ली सल्तनत से जुड़ी समझने का प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा, और न केवल पसंद आएगा बल्कि इस वीडियो के ज़रिए आप अपने एग्ज़ाम में बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। दोस्तों, वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा। यजुर्वेद में लिखा है, बुरे विचारों से बचना क्यों ज़रूरी है। बुरे इरादों के साथ किया गया अच्छा काम अनिवार्य रूप से असफलता का कारण बनता है, इसलिए व्यक्तियों को बुरी प्रवृत्तियों से बचना चाहिए। दोस्तों, अक्सर हमारे बूढ़े बुजुर्ग एक कहावत दोहराते हैं, जो कि मुझे आधी ही याद है, संगत बिन खोड़ी, ज़्यादा नहीं तो थोड़ी थोड़ी। इसलिए अच्छी संगत रखिए तो आप अच्छे बनेंगे। फिर मिलेंगे अपने किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।